हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक वीसीसी एजुकेशन। आज आपको हम एक नए चैप्टर यानी क्लास 9th का मैथ में हम लेके आए हैं यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको समझना होगा। आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखे हैं, उसको देखना होगा कि कहाँ हमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसको हम बताएंगे और उसको समझने की आप कोशिश करिएगा। सबसे पहला है यहाँ पे यूक्लिड, दूसरा आया है ज्यामिति और तीसरा आया है परिचय। इसके बारे में बताएंगे। ये आपका 9th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि 9th क्लास में जितने भी आप चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपको ज्यामिति सबसे अहम हिस्सा होता है। तो आज हम उसका शुरुआत किए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट में कर रहे थे, बता रहे थे कि सर 9th का भी वीडियो लेके आइए, क्योंकि पहले जो है हम 10th क्लास का वीडियो बनाए थे। आज जो है विशेष करके 9th के लिए भी है और 10th दोनों के लिए है ऐसे। लेकिन अगर इसको जो 10th के बच्चे हैं उनको अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें उनको बनाने में क्या होगी, समस्या नहीं आएगी और वो अच्छे से बना पाएंगे। तो आज आपको जो हम बता रहे हैं यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, यानी इसका विकास कैसे हुआ। 9th क्लास में आप देखिएगा तो इसमें आपको मिल जाएंगे। आपका सेकंड में सबसे पहला तो है इसका परिचय, हम बताएंगे कैसे आया, इसका क्या क्या है। दूसरा बताएंगे ज्यामिति पढ़ने का कारण। जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो उसका कारण होता है, उसका कोई मकसद होता है। जैसे कि मान लिया जाए हम मकान बना रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कारण होता है। कारण क्या है कि हम पढ़ेंगे तो हमें एक अच्छे क्वालिटी आएगा, एक गुण आएगा, हमारा अच्छा विकास होगा। पढ़ लिख करके हम अच्छे वातावरण को क्रिएट कर पाएंगे, यानी अनेक तरह के समस्या को हम झेल पाएंगे। यानी हर चीज का क्या होता है, कारण होता है। तो उसी प्रकार हम बताएंगे कि ज्यामिति पढ़ने का क्या कारण है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फायदा है। हर चीज में आज के डेट में इंसान हर चीज में फायदा ढूंढ रहा है, चाहे वो कोई भी वर्क हो। ठीक है, तो अगला जो है एंड लास्ट जो हम बताएंगे ज्यामिति की आधारभूत संकल्पना है। संकल्पना मतलब होता है कि कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इमेजिन किया गया। तो आज यही तीनों चारों को हम ले करके चलेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। सबसे पहला है ज्यामिति। तो ज्यामिति का जो विकास हुआ यह दो शब्दों से मिलकर बना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना। पहला होता है जियो और दूसरा होता है मेट्रोन। ये ग्रीक शब्दों के दो शब्द से मिलकर बना। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रोन के अर्थ होता है मापना। ठीक है, अर्थात और यह जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मन होता है जो एक लैंग्वेज चलता है, ये यूनान का एक भाषा है। जैसे हर चीज का अपना अपना वर्ड होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं देवनागरिक हिंदी में बोलते हैं, रोमन हम लोग इंग्लिश में, गुरुमुखी हम लोग पंजाबी में। उसी प्रकार एक ग्रीक वर्ड होता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे लैटिनम। लैटिन में क्या होता है, सोना का हम लोग बोलते हैं ऑरम, चांदी को बोलते हैं अर्जेंटीनम, यानी अनेक तरह के उसको हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार ज्योमेट्री जो है ये दो शब्द से मिलकर बना। पहला बना जियो और दूसरा है आपका मेट्रोन। यानी जियो का अर्थ क्या होता है, तो जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, मापना। अर्थात भूमि का मापना ही क्या कहलाता है, ज्यामिति। सबसे पहले हम इसका जब परिचय हम करवा रहे हैं तो परिचय पहले देने से पहले इसका थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिएगा, तो आपका परिचय देने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। यह जो है एक गणित का हिस्सा है, यानी गणित की शाखा है, यानी गणित का ही एक पार्ट है। तो आज सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम कैसे देते हैं कि गणित की वह शाखा, थोड़ा गौर से समझिएगा और सुनिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें हम
बिंदु, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, समतल के पारस्परिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं या बनाते हैं, उसी को हम ज्यामिति कहते हैं। कैसे, फिर से समझिएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें हम बिंदु, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, समतल इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं या उसमें होने वाले पारस्परिक गुणों के बारे में जानते हैं, उसी को हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का विकास जो है, कहा जाता है कि इसका विकास सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व से माना गया। सबसे पहले इसका जो विकास माना गया, ये 2 देश से माना गया। इसका नाम था मिस्र और बेबीलोन। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ था, ये 2 देश ही था, मिस्र और बेबीलोन। मिस्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, इजिप्ट के नाम से जानते हैं। और मिस्र जो है काहिरा नदी के किनारे स्थित है। मिस्र के लोग, बेबीलोन के लोग इसकी शुरुआत किए थे, लेकिन वहाँ जो शुरुआत हुई माने उतने सही ढंग से नहीं। वहाँ के लोग इसको क्या करते थे, शुरुआती में इसके नापने के लिए, जैसे कि खेत को माप लिए, बड़े बड़े गोदाम को माप लिए, यानी वहाँ तक, यानी मिस्र और बेबीलोन में वहाँ तक क्या था, इसका पैमाना सीमित था, ज्यादा वहाँ पे नहीं प्रचलित था। यानी कहने का अर्थ था कि जैसे कि मान लिया कोई चीज का विकास हो जाता है, तो कोई के माने विकास हो जाता है, लेकिन उसको गहराई से न जाने के कारण वहाँ पे सही से इसका विकास नहीं हो पाया। कहाँ पे, 3000 ईसा पूर्व में माना जाता। ईसा पूर्व के मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एक होता है ईसवी, यानी ईसा पूर्व में जब इसका उद्भव हुआ, इसको उत्पत्ति हुआ ज्यामिति का, तो ज्यामिति में वहाँ क्या करते थे, सिर्फ जो है खेत माप लिए, वहाँ के बाढ़ था, बाढ़ में होता बगीचा इत्यादि को माप लिए। उसके बाद अनेक तरह करके माने सीमित था, उतना ज्यादा था नहीं। इसके बाद यह जो है, यह धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से इसकी जो माने विकास हुआ, यह चला गया यूनान में। ध्यान से समझिए। मिस्र के बाद कहाँ चला आया, यूनान में। सबसे पहले यहाँ पे जब आया, तो यहाँ के लोगों ने, जिसमें एक अहम योगदान आता है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ेगा, अभी आपका नहीं पढ़ना है। इसमें एक महोदय आए थे, थेल्स। इनका भी रोचक घटना है। थेल्स के बारे में भी थोड़ा सा समझिएगा। थेल्स जो थे एक व्यापारी थे। यह जो व्यापार करते थे, ये कहाँ करते थे, थेल्स एक व्यापारी थे। यह जो है व्यापार करने गए थे मिलेटस नगर। यूनान में ही एक शहर था, मिलेटस नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कहाँ गए थे व्यापार करने, मिलेटस नगर गए। तो मिलेटस नगर में गए क्योंकि यह जो थे दूसरे देश से आए थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार करने में ये बहुत धन कमाए, इतना धन कमाए कि लगा कि चलो अब तो धन मेरे पास हो गया, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको ऐसा लगा, इनके मन में सवाल आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए। कौन सोचे, थेल्स, जो यूनान में, यानी वहां से मिस्र और बेबीलोन से जब लाए, इनके हम लोग जब परिचय में जान रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो इनका मकसद आया कि थोड़ा सा हम क्या करें कि पढ़ाई में भी रुचि अपना जगह है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो मैंने इनके मन में सवाल आया, चलो खेत बाड़ी तो माफ रहे हैं, लेकिन उनसे इनको संतुष्टि नहीं हुआ। जब इनकी संतुष्टि नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किए, अपना एक गुण और नियम लगाए, जिसमें क्षेत्रमिति के माध्यम से, जो आप लोग पढ़ेगा मेंसुरेशन के माध्यम से, क्षेत्रमिति के माध्यम से भी बहुत सारे चीज को थेल्स ने समझाया और इनका योगदान भी बहुत था। इन्होंने क्या किया, थेल्स महोदय ने त्रिभुज में क्या किया, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज में कि कैसे समान अनुपात में बांटा जाता है,
तो वह जो होती है रेखा समांतर होती है। यानी अनेक तरह के इसमें इन्होंने गुण को बताया। कौन बताया? तो ये थेल्स महोदय ने बताया, और बहुत सारे तर्क दिए इन्होंने, लेकिन आप यहाँ तक जानिएगा। उसके बाद जब ये पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए, पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, तो उसमें एक थे इनका, एक शिष्य थे या दोस्त भी कहीं कहीं देता है, ऐसे शिष्य ही थे जिनका नाम था पाइथागोरस। थेल्स जब यहाँ आ गए तो पाइथागोरस ने क्या किया, पढ़ना शुरू किए थे वहां पाइथागोरस महोदय, जिन्होंने क्या किए, समकोण त्रिभुज के गुण को बताया कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर इसने बताया कि जब दो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो उसके सामने का कोण जो होगा वो समकोण होगा। पाइथागोरस ने बताया। इन्होंने क्या किया, थेल्स के ही थोड़ा सा जो नियम कानून था उसको ये क्या किए, मॉडलाइज किए, यानी उसके गुण को बदला। कौन बदला? तो पाइथागोरस महोदय ने बदले। जब पाइथागोरस आया तो वहां धीरे धीरे इन्होंने स्कूल भी खोला, इनका बुक भी आया, यानी अनेक तरह की इन्होंने भी किया, लेकिन इनका जो योगदान था ये दोनों का थोड़ा सा सीमित रह गया। उसी दरमियान यानी मिस्र, ये यूनान में ही जब ये उत्पत्ति हो गया तो इसको भी तो जानकारी हुआ। उसी दरमियान एक क्या 8वीं शताब्दी में, यानी मिस्र में 8वीं शताब्दी के मिस्र में ही एक गणितज्ञ का उदय हुआ जिसका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या किया, जैसे इन लोग का भी बहुत योगदान था, लेकिन यूक्लिड महोदय ने क्या किया, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री की संज्ञा दिया गया। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा गया, यानी ज्यामिति का पिता कहा गया। ज्यामिति का पिता इसलिए कहा गया कि इन्होंने जो भी बनाया विचार विमर्श तर्क और नियम दे करके, जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे हम लोग में भी अपने घरों में ही देख लीजिए, जैसे कोई मकान बना रहा हो या कोई चीज करने जा रहा हो या गोदाम खोलने जा रहा हो या घर में कोई सामान करना, तो पहले हम लोग विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करते हैं कि ये कैसे होगा, अगर ये करेंगे तो कैसे समस्या को सोल्व किया जाएगा। यानी आज के डेट में विचार विमर्श से क्या होता है, बड़े बड़े माने आयोजनों किया जाता है, जो आने वाली आपदा होती है उसको हम राहत पहुंचा सकते हैं। जैसे इसका बहुत योगदान है। जैसे हाल फिलहाल में कुछ हम लोग के देश में एक बड़ी आपदा आई, कोरोना, या अभी चल रही है, इसके बाद एक आया, उसी दरमियान हमारे देश में कोलकाता में एक अम्फन तूफान आया, वहाँ भी बड़ी तबाही हुआ। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन प्लान ही अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सूचना जो है हम लोग को पहले दिया जाता है, जिससे जान माल की नुकसान में क्या होती है, कम होती है। यानी इस हवाले से उसी प्रकार यूक्लिड जो थे ये क्या किए, इनका भी ज्यामिति में योगदान बहुत अहम रहा। 8वीं शताब्दी में जब ये आए तो इनका योगदान इसलिए अहम था कि इन्होंने विचार विमर्श किया और इन्होंने तर्क और गुण दिया, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जब बनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया। आज आपको यहाँ पे हम जो जितना बता रहे हैं इसको पहले समझ लीजिए। तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री इसलिए कहा गया क्योंकि हुआ का कि इन्होंने कुछ अभिधारणाएं दिए, कुछ अभिगृहित बनाए, प्रमेय को समझाया, उपप्रमेय को समझाया, कथन को समझाया, इसलिए इनका कुछ लिखित भी आया कि कैसे करेंगे तो ये होगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, जिन्होंने एक बुक भी लिखे थे जिस बुक का नाम था द एलिमेंट्स। एक बुक लिखे थे जिनका नाम क्या था, द एलिमेंट्स। बुक का नाम था, यूक्लिड महोदय ने एक बुक लिखे जिसका नाम था द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स में इन्होंने 13 खंड इसमें बताया। ये खंड बताया 13 खंड, जिसमें 13 खंड तो इसमें नहीं लिखे, लेकिन 13वां खंड ही खुद लिखे थे। 13वां खंड जो थे ये खुद लिखे थे और इनका बुक भी पॉपुलर हुआ, यानी बुक के माध्यम से भी बताएं। इसीलिए
फादर ऑफ ज्योमेट्री, और यूक्लिड में ज्यामिति में इनका जो योगदान होता है बहुत अहम होता है। इस तरह से ज्यामिति का हमने आपको परिचय दिया। उसके बाद भारत में भी अनेक तरह करके भारतवर्ष में भी गणितज्ञ हुए, जिनका नाम था, एक थे ब्रह्मगुप्त नदी भास्कर ने भी क्या किए, वो 114 ईस्वी में, कितना में 114 ईस्वी में इन्होंने, भास्कर महोदय ने क्या किया, त्रिभुजों में जो पारस्परिक क्रियाएं थे उसके बारे में बताया। उसके बाद क्या थे, हमारे देश भारतवर्ष में आर्यभट्ट आए, उनका भी योगदान था। आर्यभट्ट जो 400 कितना में आए, 476 ईस्वी में आए, इनका भी योगदान था। क्या योगदान था कि संधिबाहु त्रिभुज में होता है, जैसे संधिबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होगा तो कोण बराबर होगा, यानी योगदान दिया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त ने भी क्या दिया, चक्रीय चतुर्भुज में क्षेत्रफल कैसे उसका ज्ञात किया जाता उसके बारे में बताया। यानी कहने का अर्थ है ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे विश्व में ही ज्यामिति की जानकारी थी, हमारे देश में भी जानकारी थी, लेकिन क्या कहिए कि अपवाद में यहाँ पे कोई उतना संभावना नहीं तलाशा गया, उतना खोजा नहीं गया, नहीं तो आज भी भारत को ज्यामिति का पिता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तर्क हम लोग के यहाँ नहीं मिला। जैसे पता चलता है कोई बुक में हम लोग पढ़ते हैं या कभी कभी देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि पहले के जमाने में जो यज्ञ या हवन कुंड होता था तो बनाया जाता था, कहीं कहीं खुदाई में मिलता था, तो अगर मान लिया जाए कि खुदाई में मिलता था, मान लिया जाए कि अगर एक मान लिया जाए कि 4 है तो टोटल 8 ऐसे ही रहता था। तो इससे क्या साफ जाए, जैसे हमको गड्ढा करना तो हम किसी प्रकार कर देते, क्या जरूरी था कि सबको बराबर ही बनाए। यानी ऐसा पता चलता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि क्या, इससे अनुमान लगाया जाता है कि भारत में भी ज्यामिति का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, लेकिन हुआ का इसके न जानकारी होने के वजह से, हम लोग नहीं जानने के वजह से भारत को ज्यामिति में उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी भारत में भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए जो योगदान को आगे बढ़ाएं। जैसे ज्यामिति में ही हमारे आर्यभट्ट ने संधिबाहु में दिए, उसके बाद जीरो का खोज किए, ऐसा नहीं, उसके बाद फिर आता है रामानुजम जी मॉडर्न में, यानी अनेक तरह के गणितज्ञ हुए। तो इस तरह से भारत में भी ज्यामिति का विकास हुआ। तो सबसे पहले ज्यामिति जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना, जियो प्लस मेट्रॉन, यानी जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, मापना, यानी भूमि के माप को ही हम ज्यामिति कहते हैं। या सही से अगर डिफिनेशन देना है तो हम जैसे देंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त, बिंदु, रेखा, कोण इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं या उसमें होने वाली पारस्परिक गुणों के बारे में जानते हैं, उसी को हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति में थेल्स आए, पाइथागोरस आए, उन्होंने कैसे कैसे अपना विकास किए। उसके बाद फिर यूक्लिड आए, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा गया इसके बारे में हम बताएं, क्योंकि इन्होंने विचार विमर्श किया, तर्क दिया। तो उसके बाद उन्होंने बुक लिखा, जो हमने अभी बताया कि बुक का नाम था द एलिमेंट्स में 13 खंड बताया गया, जिसमें 13वां पूरा तो नहीं लिखे, लेकिन 13वां खंड इनका अपना था। उसके बाद ये आपका यहाँ से भारत में भी कुछ हुए, भारत में भी बताएं ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, यानी अनेक तरह के और गणितज्ञ हुए और इसको विस्तार से बताएं। तो आपका आज हमने बताया, क्या बताया, परिचय बताया कि यूक्लिड का मैंने कैसे हुआ। उसके बाद है ज्यामिति पढ़ने का कारण। तो सवाल उठता है कि ज्यामिति पढ़ने का क्या कारण है। हमारे मन में हम शुरू में ही बताएं कि ज्योमेट्री पढ़ने का क्या कारण है। तो देखिए, ज्यामिति पढ़ने का मुख्यतः 2 कारण है। 2 कारण कौन कौन है जो समझिए। ज्यामिति पढ़ने का मुख्य कितने कारण है, तो ज्यामिति पढ़ने का मुख्यतः 2 कारण है। कौन कौन कारण है जो पहला समझिएगा। सबसे पहला चीज तो है, ज्यामिति पढ़ने से हमें विभिन्न प्रकार की आकृति के बारे में अध्ययन चलता है।
अब ज्यामिति के बारे में अगर हमें जानकारी ना होगा तो अगर आज के डेट में बड़े बड़े देख रहे होंगे टावर लगाए जा रहे हैं, आज के डेट में बड़े बड़े मल्टीमीडिया बिल्डिंग बन रहे हैं जिसको अनेक तरह के बहुमंजिला इमारत बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अनेक तरह के आकार में डिजाइनिंग किया जा रहा है, तो सब किसका देन है? ये आपका ज्यामिति का देन है। तो सबसे पहला चीज तो हमें ज्यामितीय आकार आकृतियों के बारे में अध्ययन होता है, उसके बारे में जानते हैं, उस लायक बनाते हैं, उस लायक है जो कि आज के डेट में हम लोग घर बना रहे हैं, भूकंप रोधी बना रहे हैं, ताकि क्यों? क्योंकि आने वाला समय में अगर भूकंप भी आए तो इसका सामना हो सके। हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पहले ही पाइलिंग करते हैं कि कितना जाना चाहिए, डिजाइनिंग तैयार करते हैं कि आपको घर कैसा बनाना है इस डिजाइन का। जैसे कि आज के डेट में बड़े बड़े आर्किटेक्चर आपको पहले ही क्या करते हैं, ला करके दिखा देते हैं कि आपको कैसा डिजाइन तैयार करना, आपका कैसा मकान है, कैसा बनाना है। तो सबसे पहला तो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। और दूसरा जो कारण होता है कि ज्यामिति पढ़ने से क्या होता है, माने जो हमारा तार्किक क्षमता होता है, जो मस्तिष्क में विकास जो उत्पन्न होता है उसमें तेजी आती है और हमारा जो दिमाग होता है ज्यादा डेवलप करता है। क्योंकि अगर इसमें जो पढ़ने से क्या होता है, माइंड में डेवलपमेंट ज्यादा होता है, यानी तार्किक क्षमता का विकास होता है। यानी ज्यामिति का सबसे दो मुख्य कारण है, और बहुत सारे कारण है लेकिन हमने दो मुख्य कारण बताए जो आपको पढ़ना होगा। यानी ज्यामिति पढ़ने का दो मुख्य कारण कौन हुआ? तो सबसे पहला कारण तो हम बताएं कि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम समझ पाते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि ज्यामिति पढ़ने से हमें तार्किक क्षमता, मस्तिष्क में उसका ज्यादा विकास हो पाता है, ठीक है। तो दो कारण हमने बताया कि ज्यामिति पढ़ने का मुख्यतः कितने हैं, दो कारण है। अगला है ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं। आधारभूत संकल्पनाएं क्या होती है? जैसे यूक्लिड ने बहुत सारे ऐसे चीज को जो बताएं या जो लिखा गया था वो कहीं ना कहीं अपरिभाषित था। अपरिभाषित के मतलब परिभाषा नहीं हुआ, उसको तोड़ मरोड़ के क्या किया गया, पेश किया गया। तो अपरिभाषाएं में जैसे था बिंदु, तीन वो ऐसे मुख्यतः कहा जाता है संकल्पनाएं दिया गया, हम ऐसा अध्ययन किए हैं। उसके बाद था रेखा और तीसरा था समतल, ठीक है। इसको आज भी अपरिभाषित किया गया, लेकिन आने के बाद इसका भी फॉर्मूला बनाया, इसका भी परिभाषा दिया गया, लेकिन इसको यूक्लिड में कहा गया कि ये सब अपरिभाषित था। पहले इसका जो दिया जाता था, जैसे बिंदु पे कहा जाता है कि बिंदु वह आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, सिर्फ जगह छेदती है, तो उसी को क्या कहा गया, बिंदु कहा गया। ऐसा हम लोग इसको बोला गया, ठीक है। लेकिन इसका जो कहा जाता है आज भी आता है कि किसको अपरिभाषित माना गया। तो तीन गो संकल्पनाएं दिया गया, बिंदु, रेखा, समतल। यानी इसी प्रकार रेखा में क्या कहा गया कि न तो इसमें चौड़ाई होगा और न ही मोटाई होगा, सिर्फ इसमें लंबाई होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, रेखा कहा जाएगा। यानी इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। समतल में क्या कहा गया कि समतल में बताया गया कि न तो इसमें मोटाई होता है और समतल में कहा गया कि लंबाई या चौड़ाई तो होता है लेकिन इसमें मोटाई नहीं होता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समतल कहा जाता है। लेकिन ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं में यानी जिसको माना गया, इसको कहा गया कि यह जो है अपरिभाषित माना गया। ऐसा आप बुक उठा के उसमें देखिएगा, 9th का जो बुक होगा तो उसमें आप देखिएगा कि ज्यामिति में ये सब को संकल्पनाएं को क्या किया गया है, कम माना गया, यानी अपरिभाषित। लेकिन जैसे जैसे विस्तार हुआ सबका परिभाषा अलग होते गया, सबका परिभाषा कैसे बनता गया, बिंदु का भी परिभाषा दिया गया, बाद में कैसे दिया गया, जैसे अभी हमने बताया वो तो था, लेकिन फिर बिंदु को दिया गया कि बिंदु वह एकमात्र पॉइंट है जो सिर्फ जगह छेदती हो, या कलम को नीब, ये सब का एग्जाम्पल दिया गया कि बिंदु है, बिंदु के मतलब जैसे कि ये तो दिए हैं असंख्य, फिर रेखा का भी आया, रेखा का भी मॉडलाइज रूप कैसे आया कि असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को रेखा कहा गया। यानी जैसे कि मान लिया बिंदु के तो परिभाषा हम थोड़ा देर पहले दिए थे कि जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, सिर्फ जगह छेदती हो, या इसको मॉडलाइज रूप दिया गया कि मात्र
जिसमें एक स्पेस हो, सिर्फ एक जगह के बराबर हो, उसी को बिंदु कहते हैं। या जिसमें कोई डायमेंशन ना हो, जिसमें कोई विमा ना हो, या वह आकृति जो विमाहीन हो, मॉडलाइज रूप बता रहे हैं। जैसे इसमें अपरिभाषित कहा गया, या कभी कहा गया कि वह आकृति जो विमाहीन हो। विमा के मतलब न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो ऊंचाई हो, या न मोटाई हो, तो उसी को हम क्या कहा गया, बिंदु कहा गया। यानी बिंदु के मतलब जो एक विमाहीन आकृति हो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे हो गया पेंसिल की नोक हो गया, फिर उसके बाद कलम की नोक हो गया, स्टेमन बॉक्स में प्राइकल की नोक हो गया, यानी ETC। उसके बाद मॉडलाइज रूप आया रेखा। रेखा के बारे में भी बताया गया कि असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को रेखा कहते हैं। यानी रेखा के मतलब हो गया कि जिसमें असंख्य बिंदुओं हो। असंख्य बिंदुओं के मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे जगह का, यहाँ से अनेक बिंदु से मिलकर के यहाँ पे अनेक तरह के, उसी प्रकार इसका भी मॉडलाइज रूप आ गया, समतल का भी आ गया। ये सब तीनों पर संकल्पनाएं को क्या किया गया, इस सब संकल्पनाएं को आपका अपरिभाषित माना गया। हम फिर तो आज आपको हम इसके बारे में बताएं। यूक्लिड ज्यामिति में सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन हमने दिया क्लास 9th में, ज्यामिति पढ़ने का कारण बताया, ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं बताया। इसके बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसमें बताएंगे कि अभिगृहित कैसे दिया यूक्लिड का, अभिधारणाएं क्या है, ज्यामिति में कौन कौन ऐसे टर्म है जो उसके द्वारा बनाया गया, कथन क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, उपप्रमेय क्या होता है, संगामी रेखाएं क्या होती है, रेखा और क्या होता है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद समांतर रेखाएं क्या होता, यानी पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताएंगे। आज आपको ये हम परिचय दिए, इसको आप देखिए, इसको समझिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए आज हम क्लास को यही इन करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।